हाँ जी, कुछ हमने कर लिए थे इसके, ठीक है, पॉइंट्स कुछ कर चुके हैं और कुछ अभी करने हैं। करते हैं नेक्स्ट। दे रोज टू दी ओकेशन एंड गेव दिस कंट्री आ विजनरी डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट्स आवर रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। मतलब एक देश को एक बना के रखना, ठीक है, एक देश को एक यूनिटी में रखना। किस में रखना? यूनिटी में रखना। तो क्या है, जैसे कि हमारे देश में, हमारे देश की बात ले लो, भारत की, इंडिया में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या है, यूनिटी में रहते हैं सब। तो हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है कि सब लोग यूनिटी में रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा है, बस चल रहा है, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं कि कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशो इकोनॉमिक। इसमें कह रहे हैं कि जैसे जो 300+ मेंबर्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे, जिनके चेयरमैन कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। एपीजे अब्दुल कलाम बता रहा है, बताओ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके क्या थे? चेयरमैन थे। तो उन लोगों ने उस चीज पे भी ध्यान दिया कि पॉवर्टी, गरीबी को देश की कैसे हटाए। अब तुमने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कम पैसों में खाना मिलता है किसी लोगों को, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि कम पैसों में खाना मिलता है, सस्ते में खाना मिलता है, ठीक है। फिर कुछ जगह जैसे कि कोई स्कीम हो गई मनरेगा में क्या है कि 100 दिन का रोजगार पक्का, तुम्हें 100 दिन तक तुम काम करोगे तो तुम्हें उसका पैसा मिलेगा। तो ये कुछ स्कीम्स बनाई गई जिससे पॉवर्टी खत्म करे जा सके, लेकिन हमारे भारत की लेकिन हुई नहीं है, क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई फेडरलिज्म। इसका मतलब है कि संघ मीन्स, देखो जो हमारा भारत है, मैंने कल भी बताया था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एक यूनिट में करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। किसको? कोई आइडिया नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दी गई थी जिम्मेदारी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने कहा था ठीक है मैं करूंगा। तो क्या कहा गया, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए उस टाइम पे उन्होंने कहा कि देखो सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजाओं का राज था उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि जो चाहे वो बाहर चले जाओ, इंडिया से अकेले रह लो, स्वतंत्र रह लो, तुम अपना संविधान अपना बनाओ, जो चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ और जो चाहे हिंदुस्तान में मिल जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो कुछ लोगों ने, कोई लोग तो कुछ मतलब मैक्सिमम लोग तो मान गए थे, लेकिन जैसे हैदराबाद, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो अबाउट दिस, कि हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है, तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो ये तो अलग रहना चाहते थे, तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। दैट्स व्हाई क्या हुआ उसमें, तो उसमें क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने उसको एक किया उस टाइम पे। तो वैसे ही यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो क्या है, एक संघ है। क्या है? संघ, मतलब यूनिटी में है सब, सारे स्टेट्स क्या है, यूनिटी में है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अलग अलग वहाँ पे है, जिस तरह से भारत के अंदर स्टेट्स है उस तरह से यूएसए में क्या है, अलग अलग कंट्रीज है जिनका अपना अलग अलग संविधान है, जिनका अपना अलग अलग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अलग अलग झंडा है, फ्लैग भी उनका अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, बस रह रहे हैं जब चाहे अलग हो सकते हैं वो अमेरिका से, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा क्या है, लेकिन भारत क्या है, फेडरलिज्म है। समझ में आया फेडरलिज्म क्या होता है। अब देखो फेडरलिज्म में कह रहे हैं कि 3 तरह की सरकार होती है। This refers to the exercise of more than one level of government, मतलब एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट होती है। 3 तरह की सरकार होती है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और गांवों में क्या होता है, पंचायती राज होता है। क्या? पंचायती राज, उसको 3rd tier कहते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। पढ़ लेते हैं, देखो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। कौन कौन सी? सेंटर और स्टेट लेवल की हमारे पास गवर्नमेंट होती है। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। 2 तरह की तो ये हो गई। अब पंचायती राज इज द 3rd tier ऑफ
गवर्नमेंट। पंचायती राज में क्या होता है, ये 3 ईयर ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब 3 तरह की सरकारें होती है। अब पंचायती राज में क्या होता है कि देखो समझो इस चीज को, राष्ट्रपति जी हैं एक, कितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स को राष्ट्रपति जी अकेले कैसे देखेंगे। अब जिस स्टेट में जो रह रहा है उसको तो पता है उस चीज का। अब एक स्टेट है, मीन्स तुम ले लो कि उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कितने सारे उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देखो तुम, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत सारे क्या है डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या करेंगे कि क्या पता होगा योगी आदित्यनाथ को कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है, नहीं पता होगा। बाकी एमएलए को पता होगा, चेयरमैन को पता होगा, लेकिन चेयरमैन को उस एरिया का पता होगा। एक पर्टिकुलर गांव में क्या हो रहा है कि चेयरमैन को पता होगा उस बारे में, नहीं पता होगा। उस गांव के मुखिया को पता होगा उस चीज के बारे में। दैट्स व्हाई क्या क्रिएटेड किया गया, पंचायती राज की पंचायत करके और उस चीज को निपटा ले वहीं पे। कौन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते फिर, क्योंकि दे डोंट हैव मच मनी लाइक दैट, जो चाहिए होता है भाई आने जाने के लिए। फिर इतने सारे केसेस पहले पेंडिंग पड़े हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इस चीज के लिए। तो ये समझो तुम कितने तरह की होती है भाई सरकार, 3। कौन कौन सी, सेंट्रल सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। नेक्स्ट आते हैं, the vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। इसका मतलब है कि ये समझो तुम एक बार, हटा इसको करना जरा शुरू से नहीं, लाल वाला हाँ जी। तो क्या है इसमें, जस्ट मीन्स दिल्ली के अंदर कोई मिनिस्टर्स बैठे हैं, ठीक है, तो क्या वो पूरी दिल्ली का फैसला ले लेंगे, पूरी दिल्ली का कह रही हूँ पूरे देश का फैसला ले लेंगे, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ना, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी है उनके पास, ठीक है। देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अच्छी बात है, वो अपना लेंगे, एक अपना डिसीजन ले लेंगे वो लोग अपने लिए। लेकिन अगर स्टेट लेवल की लेनी होगी तो उनको क्या पता कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, वहाँ की गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो सब पूरी जितना भी हमारा बड़ा देश है, पूरे भारत की जहाँ पे कुछ क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज का डिसीजन दिल्ली के अंदर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सबके अलग अलग काम होती है, सबको अलग अलग पावर्स दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है आराम से, पंचायती राज अपना काम कर सकती है। लेकिन जब कोई बड़े लेवल की कोई समस्या आती है, कोई पर्टिकुलर समस्या आती है, जैसे लाइक कोई वॉर हो रहा है, ठीक है, किसी के हाथ में लड़ना है, या कोई जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है, नेचुरल डिजास्टर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सबको मिलकर एक डिसीजन लेना होता है, पंचायती राज को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, इन सबको मिलकर एक कोई डिसीजन लेना होता है। उसको ये अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, पूरे देश के लिए है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम दिल्ली से कोई भी ऑर्डर नहीं भेज सकते, ठीक है, समझ में आया। देखो ऐसा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मींस हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया और वो गलत है, तो उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है। ये स्टे वगैरह आगे समझाऊंगी, ठीक है, ये तो यूपीएससी की क्लास में देख लेना, उसमें समझाऊंगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया और वो गलत हुआ, तो उसके ऊपर स्टे लगा देंगे, तो वो डिसीजन रुक जाएगा। जस्ट मीन्स ये है लड़की और राधिका, ठीक है, क्या किया इसको, इसने कोई ऐसा काम कर दिया कि भाई चलो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इसको फांसी पे लटका देते हैं, 20 तारीख को फांसी हो जाएगी इसको, ठीक है, हंसना नहीं है, 20 तारीख को इसको फांसी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अब वो तो बेचारी जा रही जान से, 20 तारीख तक जिंदा है बस, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या करेंगे कि या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर, या तो कोई और कोर्ट आके और उसके ऊपर स्टे लगवा देगा कि जी इसे रोक दो अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उसको रोक दो, नहीं तो बेचारी मर जाएगी खाली पीली। जब वो मर जाएगी तब वो डिसीजन आएगा, पता चलेगा कि वो गलती से मर गई, तो वो पर्सन नहीं आ सकती, तो उसके लिए उसको क्या कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं और रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये भी प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके लास्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें बताऊंगी, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं। Instead it was important to have another level of government in the state
of that decision could be made for the particular area. एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेगा? वो अपने आप से ले सकते हैं कोई भी डिसीजन। कौन ले सकते हैं? अपने आप से ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अपने आप से भी ले सकते हैं। हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वो अपने आप से डिसीजन ले सकती है अकॉर्डिंग टू अपने स्टेट। ठीक है, कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस चीज़ के अगेंस्ट हमें डिसीजन लेना है, किस चीज़ के फेवर में डिसीजन लेना है, तो वो चीज़ को संभाल लेगी। अब देखो, रोड पे किसी ने घर बनाया, उसको तोड़ दिया। अब रोड पे किसी ने घर बनाया, उसको तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री तो ये तो आएंगे नहीं आएंगे ना। तो जो वहाँ उस एरिया का जो इंसान होगा, इंस्पेक्टर होगा या फिर एमएलए होगा या फिर कोई अदर पर्सन होगा, चेयरमैन होगा, अगर छोटे इलाके में है तो वो तोड़वाएगा उसको। अब ये तो है नहीं कि कोई चीज़ हो रही है और प्रधानमंत्री को पता चलो जी वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि में होता है, इनके पास नहीं होता। अगर वो ये काम करेंगे तो फिर ये फोर्स वगैरह किस लिए रखी गई है? जो ये छोटे मतलब मेंबर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि एमएलए वगैरह हो गए, मिनिस्टर जो छोटे मिनिस्टर बनाए जाते हैं, तो ये किस लिए आएंगे? क्या करते हैं पुलिस वाले, क्या करते हैं इंस्पेक्टर्स, क्या करते हैं फिर? ठीक है, तो इसके लिए ही इनको बनाया जाता है, ताकि हमारे लिए क्या है, एमएलए है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या है, सीएम है, उसके ऊपर पीएम है, इस तरह से होता है। तो सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपना सिर्फ अपनी बात हम नहीं रख सकते, अपनी मनमानी हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें क्या किया है, जनता ने चुन के भेजे हैं यहाँ पे। और अगर हमारा काम पसंद नहीं आया तो जनता दूसरे लीडर को चुन लेगी फिर अगली बार। ठीक है, चलो। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रावधान है जिसको बोलते हैं हिबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हिबियस कॉर्पस। ये लैटिन जो भाषा है उसका शब्द है हिबियस कॉर्पस। इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, सपोज किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ये एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या किया कि वो चला गया जी पुलिस स्टेशन कि जी मुझे उसने थप्पड़ मार दिया। अब वो, क्योंकि देखो किसी को अपशब्द बोलना भी क्या है, एक जुर्म है, क्राइम है। किसी को अपशब्द भी नहीं बोल सकते, थप्पड़ मारने के लिए भी क्राइम है। ठीक है, अगर किसी को थप्पड़ मार रहे हैं बात के, तो वो भी क्या है, क्राइम है। तो किसी ने किसी को थप्पड़ मार के किसी से क्राइम, तो क्या करेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचेंगे, उसको अरेस्ट करके लेके आएंगे। तो वो उसको अरेस्ट करके लेके आए हैं, तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उसको 24 घंटे से ज्यादा स्टेशन के अंदर नहीं रख सकते, एक दिन से ज्यादा उसको वहाँ पे नहीं रख सकते। उनको उसके बाद 24 घंटे के बाद पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है, उनको उस बंदे को जिसको वो अरेस्ट करके लेके आए हैं उसको जुडिशरी में उसको या फिर जज के सामने पेश करना होता है। अगर वो उसको पेश नहीं करेंगे तो अगर जो जिसको अरेस्ट करके लेके चले गए हैं, अगर उसको पता होगा तो वो उनके ऊपर किसी के थ्रू केस करवा दो कि भाई मुझे यहाँ पे आए हुए इतने समय हो चुका है और इसने अब तक मुझे वहाँ पे पेश नहीं किया और ना ही उसको मुझे छोड़ा। तो बिना बात के पुलिस इंस्पेक्टर एक दिन से ज़्यादा तुम लोगों को नहीं रख सकता। अगर वो जज के सामने लेके जाएगा तो क्या करेंगे, जज के सामने लेके जा रहा है तुम्हें, अब वहाँ पे जाके तो भाई हाँ भाई किस वजह से पकड़ा तुमने उसको, सर उसने उसको थप्पड़ मार दिया, सबूत क्या दिखाओ। अब यहाँ पे थप्पड़ के निशान छपे हुए हैं, चलो स्कैन करो, फिंगरप्रिंट से मैच करो, है ना, यही होगा। फिंगरप्रिंट मैच अगर हो गए तो ठीक है, तुम दोषी हो, अगर नहीं हुए तो फिर भाई तुम दोषी हो, असली गुनहगार को पकड़ के लेके आओ। इंस्पेक्टर क्या कहेंगे कि असली गुनहगार को पकड़ के लेके आओ। अब जब वो जज के पास चला जाता है, जो जिसको हम मान रहे हैं कि भाई उसने क्राइम किया है, और जब वो जज के पास चला जाता है तो जज उसको वापस नहीं भेजता कि तुम उसको पुलिस स्टेशन लेके चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे नहाने की, धोने की, खाने की, पीने की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रबंध नहीं होता। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं जुडिशरी। तो वहाँ क्या होता है, जेलर होता है, वहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ों की सुविधा होती है और वहाँ पे फिर केस चलता है। और फिर अब जबकि जो इंसान है जिसको लेके गए थे 24 घंटे यहाँ पे रखा, फिर उसको जज के सामने पेश किया, फिर उसको वहाँ पे लेके चले गए। अब शर्ट का कपड़ा मिला जी, जब उसने थप्पड़ मारा मुझे तो मैंने उसको शर्ट ऐसे पकड़ ली तो उसकी शर्ट पलट गई, थोड़ा सा का टुकड़ा मेरे हाथ में रह गया, बाकी वो चला गया पहन के, है ना। अब शर्ट का कपड़ा कैसे मिलाएंगे, और मेरे नाखून भी लग गए थे उसकी बॉडी पे यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि वो
सपोज, तो क्या करेंगे फिर वहाँ पे जाएंगे और वो कहेगा दरोगा जी क्या के जज साहब को जी कि जज साहब मुझे उस बंदे के का जो है पूरा छानबीन करनी है भाई, तो उसको मुझे दो। तो क्या करता है वो, डिमांड नहीं करता, रिमांड करता है। कौन? पुलिस इंस्पेक्टर, कि मैंने तुम्हें उसको पकड़ के दिया, अब तुम मुझे उसको दो ताकि मैं उससे सचुर को पकड़वा सकूं। तो 15 दिन तक वो रख सकता है रिमांड पे, पूरा नाई करेगा उसकी अच्छे से, सचू मिलेगा। और जो जो इंडियन पुलिस होती है ना, कैसी होती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि इंटरेस्टिंग था किस्सा, कि एक बार जर्मन के, जो जर्मनी है वहाँ के, जापान के, ठीक है, फ्रांस की और इंडियन पुलिस सारे इकट्ठे थे, 4 जगह के बंदे। तो उन्होंने कहा जर्मन वालों ने, ठीक है आप इस खरगोश को जंगल में छोड़ दो, हम 1 घंटे में पकड़ के ले आएंगे। अब गए, 1 घंटे में पकड़ के ले आए, बड़ी अच्छी बात है। अब फ्रांस वालों ने कहा अच्छा हम आधे घंटे में पकड़ के ले आएंगे, छोड़ दो। छोड़ दिया, ये लगाया ड्रोन उसके पीछे दौड़ाया, पकड़ लिया। उसके बाद में फिर किसका मैंने एग्जांपल दिया था, यूएसए का, जिस भी पुलिस का दिया हो, तो फिर है चाइना का नहीं दिया, जिस भी पुलिस का दिया हो, फिर वो वाली पुलिस गई वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, उसके पीछे उसके पैर में कैमरा बांध दिया या ट्रांसमीटर बांध दिया, फिर वो गया अंदर जंगल के अंदर। अब उसको 15 मिनट में ले आएंगे ढूंढ के, 15 मिनट के अंदर उसको ढूंढ के ले आए। अब आई इंडियन पुलिस की बारी, तो क्या हुआ कि इंडियन पुलिस का ठीक है छोड़ो, अब खरगोश को छोड़े जंगल के अंदर। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, बैठ गए वो लोग वहीं पे, ये वेट कर रहे थे कब लेके आएंगे और ढूंढ के उस खरगोश को। अब वो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो अंदर गए जंगल में, उनको वो खरगोश तो मिला नहीं, बिकॉज ना तो उन्होंने कैमरा लगाया था उसमें, ना ड्रोन पीछे दौड़ाया था, ना ट्रांसमीटर लगाया था, कुछ भी नहीं किया था। तो क्या किया कि दरोगा जी ने एक पिग को पकड़ लिया और पिग को पकड़ के एक डंडा यहाँ पे गाड़ दिया, एक डंडा यहाँ पे गाड़ दिया और उसको यहाँ पे बांध दिया पिग को, और फिर लट से मार रहे हैं, बोल तू ही खरगोश है, बोल बोल तू ये खरगोश, बोल तू खरगोश है। तो ऐसी है हमारी इंडियन पुलिस, ठीक है। तो जब किसी को रिमांड पे ले आते हैं पीठ छेद के, फिर उसको लास्ट में उसको कहना पड़ता है हाँ ठीक है भाई मैंने थप्पड़ मारा था, अब बता क्या करूँ ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है भाई इस चीज से बचने के लिए, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि बोलते ही खरगोश है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि हमारे लिए कितने सारे प्रावधान दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। बहुत मजेदार बुक है, भले ही वो बहुत लेंदी है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग है, उतने ही इंटरेस्टिंग पर्सन्स ने उनको लिखी है। उस बुक को पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, पढ़ा करो, ठीक है, पढ़ा करो, अच्छा लगेगा तुम लोगों को जब पढ़ोगे। हाँ जी, While the state in India enjoys authority exercising powers on certain issues, subjects of national concern, requires that all of these states follow the laws of the central government. देखो, इसमें कहा गया है कि जब भी कोई बड़ी सिचुएशन होगी, ज़्यादातर स्टेट को क्या है, अथॉरिटी है कि वो अपने रूल्स खुद से बना सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्र या देश, अभी जो मैंने बताया था कि जब राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र मीन्स पूरा भारत, जब पूरे भारत के ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत होती है या उसको कोई डिसीजन लेना है पूरे भारत के लिए, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, कौन देगा फैसला भाई, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन फैसला लेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेगी और सबको बात माननी पड़ेगी, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द रूल, किसका रूल, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे देश को चला रहा है इतने अच्छे से, ठीक है, इतने अच्छे इसके अंदर रूल्स है। देखो उस टाइम पे उन्होंने 300 बंदों ने 389 समथिंग थे, तो उन लोगों ने हमारे लिए इतने अच्छे कानून बना के दिए हैं। उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सोचा, अगर वो आज होते तो आज वो कितना अच्छा कर देते इंडिया को, सोचो, है ना।
कितना अच्छा है, कितनी अच्छी अच्छी उनकी थिंकिंग थी कि हमारे बाद आने वाले टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या कर सकते हैं, तो किस बेस पे कर सकते हैं, कौन कर सकता है इस चीज़ को, इन सब के बारे में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया है। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न दिस दैट डिटेल द इन दैट द इज इश्यूज दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस कि भाई जैसे कोई भी किसी भी तरह का कोई लॉ अगर बनाना है तो सब गवर्नमेंट के पास अपने अपने अथॉरिटीज है, अपने अपने अधिकार है कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बना सकती है। जैसे कि पंचायती राज को देख लो, पंचायती राज में क्या है कि भाई जो इस गांव के बच्चे जो है तो ये सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें कि इसी गांव के जो बच्चे हैं, इसी गांव के जो लड़के हैं वो लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, मतलब कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या है ये रूल्स है। तो सारी स्टेट्स सारी मतलब जितनी भी 3 तरह की हमारी क्या होती है गवर्नमेंट होती है, तो सब अपने अपने अलग अलग रूल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नहीं समझ में आया? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल बना लेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करो सब। स्टेट गवर्नमेंट का रूल तो नहीं बनाएगी ना, स्टेट में तो क्या है सीएम बैठे हुए रूल बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी जनता काम करेगी वहाँ की। अरे हरियाणा का रूल हरियाणा की जो सरकार है वो बनाएगी। अब सभी डिसीजन ये लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सारे डिसीजन ये लेगी तो ग्रोथ की बात कौन करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, अब समझ में आया? In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get money from for the work that is does। कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, स्टेट गवर्नमेंट है, पैसा कहाँ से मिलेगा इनको? या फिर फ्रांसीसी क्रांति की तरह जैसे लुईस हॉल ने टैक्स बढ़ा दिया तो टैक्स बढ़ा देंगे क्या करेंगे? तो क्या पैसा कहाँ से आएगा, इस सब के बारे में भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या प्रॉब्लम है भाई? फिर क्या जाए किस किनारे लगा रहा है, देख ले फिर रोएगा। नेक्स्ट आते हैं अंडर फेडरलिज्म, संघ की बात जब हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? संघ। अंडर फेडरलिज्म these states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well। संघ की भी कि भाई यूनिटी में रहेंगे सब ये वो, तो ये सब की भी किस में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज, जितने भी गवर्न करेंगे पर्सन्स, ऑल पर्सन्स इन इंडिया, भारत में जितने भी बंदे गवर्न करेंगे चलाएंगे देश को, आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिटीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वो क्या क्या होते हैं, तो उनके अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जिस तरह से अब देखो तुम स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ के इलेक्शन होते हैं, उस स्टेट के सीएम को हम नियुक्त करते हैं कि भाई कौन बनेगा, इलेक्ट करते हैं उसको। पूरा देश मिलकर क्या करता है, एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है। इस तरह से सबकी अलग अलग पावर होती है, कहने का मतलब ये है। ओके चलो, और जैसे कोई रूल बनेगा, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, एक छोटा सा एग्जांपल बहुत अच्छा सा ले लो, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की थी, 3 मीटर की दूरी थी, 2 मीटर की दूरी, मास्क है जरूरी है ना। तो क्या था, किसने दिया था ये प्रावधान? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, पूरे देश ने माना था इस चीज को। तो जिस कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट बनाएगी, तो उस लॉ को हम सबको फॉलो करना पड़ेगा, हम चाहे ना चाहे हमें वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फाइन भरना पड़ेगा। अब देखो जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं जब गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो चलान कटता है। और यहाँ पे तो सिर्फ यही चीज है कि चलान कटता है। अब बाहर की अगर हम अदर कंट्री में देखें तो अगर गाड़ी गंदी है उसका भी चलान कटता है। यस मैम, उसका भी चलान कटता है अगर गाड़ी गंदी है तो, ठीक है, ये सब होता है। तो भाई ये सब प्रावधान हमारे कहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। सीट बेल्ट क्यों बांधने के लिए कहते हैं,
ताकि एक्सीडेंट हो तो ज्यादा नुकसान ना हो किसका नुकसान ना हो? हमारा। मतलब मैम जैसे वो एक्सीडेंट अब जैसे एक्सीडेंट होगा, गाड़ी से गाड़ी टकराएगी, गाड़ी को चोट लग गई, नुकसान किसका होगा? उस दूसरे वाले बंदे का। हमारा भी होगा ना। जब युद्ध करेंगे चोट तो दोनों को लगेगी ना, नुकसान भी दोनों का होगा। तो कैसे नुकसान की बात कर रहे हो? तो सीट बेल्ट बांधने से क्या हमारी गाड़ी को चोट नहीं लगेगी? मैम नीचे में वो गुब्बारा निकलता है ना गाड़ी के अंदर से। गाड़ी के अंदर से गुब्बारा निकलता है। वो यूट्यूब देखना बंद करो, ठीक है? क्या होता है, सीट बेल्ट बांधने से एक सपोर्ट मिलती है। देखो जैसे हम मैनुअली, अगर तुम बस में जा रहे हो, बस चल रही है, तुम भी ऐसे, तुम्हारा जो शरीर होता है वो भी गतिमान होता है, वो भी चल रहा होता है, क्योंकि बस चल रही होती है, तुम भी चल रहे होते हो। जैसे ही बस रुकती है तो तुम्हें तो बताता नहीं है ड्राइवर कि मैं ब्रेक मारने वाला हूँ, तो क्या होता है, अचानक से धक्का लगता है ऐसे आगे को, क्योंकि बस तो रुक गई लेकिन हमारा शरीर अभी भी चल रहा है, इसलिए। तो वैसे ही गाड़ी में होता है, कार में होता है कि सीट बेल्ट जब बांध लेंगे और मान लो कोई अनकॉन्शियस हो गया गाड़ी चलाते, मीन्स किसी को नींद आ गई या फिर कोई बेहोश हो गया, ठीक है? अब वो भगवान से मिलकर तो आया नहीं है कि जी मैं तो कभी बेहोश ही नहीं होऊंगा। होती है कई चीजें, जैसे कि अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई साइड में एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, सोचते अनकॉन्शियस हो गया बंदा, तो क्या हो जाता है कि रेस के ऊपर से पैर हट जाता है, ब्रेक के ऊपर नहीं लग पाता पैर, उसी गियर में जो हमारी गाड़ी है वो रन कर रही, मतलब चल रही है। तो अगर सीट बेल्ट बांधे हुए होंगे तो जो झटका लगेगा, झटका नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं, तब हमें चोट इतनी नहीं लगेगी। वो अपनी सेफ्टी के लिए कहते हैं कि बेल्ट बांधो, गाड़ी की सेफ्टी के लिए नहीं कहते हैं कि तुम लोग बेल्ट बांधो। समझ में आया? ताकि हमारा नुकसान ना हो। वही कल वाली बात कि सूरज, वो क्या बोलते हैं, चांद का फेस क्यों दिखता है सिर्फ हमें, पीछे का ऐसा क्यों नहीं दिखता? फिर से वही बात कर रहा है लड़का, है ना? चलो अब ये कह रहा है कि ताकि हमारा नुकसान ना हो। भाई हम अपनी चीजों की देखभाल अपने से ज्यादा करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि हम अपनी चीजों की देखभाल अपने से ज्यादा करते हैं। अब मीन्स तुम कह रहे हो कि हमारा नुकसान ना हो, अब गाड़ी भी तो हमारी है, चोट उसको लगेगी तो हमें भी तो लगेगी। एक बार एक लेडी जा रही, उसने अभी मतलब 1-2 दिन पहले ही उसने एक फोन खरीदा, जिसका नाम था एप्पल iPhone 15 है, प्रो मैक्स। देखो उसको पता भी है क्या खरीदा उसने, कल ही खरीदा, उसको गिफ्ट मिला, इनफैक्ट गिफ्ट मिला है, खरीदा। तो वो बेचारी गिर गई, इत्तेफाक से वो रोड पे गिर गई और कह रही गिरते गिरते, हे भगवान, ये जो चटकने की आवाज आई है ये मेरे फोन की स्क्रीन की आवाज ना हो, ये मेरी हड्डी टूट गई हो, पर फोन को ना कुछ हो जाए, ठीक है? तो ऐसे लोग भी होते हैं, उनमें से तुम हो। हमारा नुकसान ना हो, गाड़ियों को चोट लगी तो हमारा नुकसान होगा नहीं। चलो भाई।